Hey there, welcome to our channel. Audio book on गोदान भाग 22। इधर कुछ कदमों से राय साहब की कन्या के नवाह की बातचीत हो रही थी। उसके साथ ही इलेक्शन भी नसर पर आ पहुंचा था, मगर इन सबों से आवतक उन्हें दीवानी में एक मुकदमा दायर करना था। नजस की कोटदीस ही 50,000 होती थी, ऊपर के खचद अलग। राय साहब के साले जो अपनी टरियासत के एकमात्र स्वामी थे, एन जवानी में मोटर लड़ जाने के कारण गत हो गए थे और राय साहब अपने कुमार पुत्र की ओर से उस टरियासत पर अंधकार पाने के नलय कान न की शरण लेना चाहते थे। उनके चचेरे सालों ने टरियासत पर कब्जा जमा न लिया था और राय साहब को उसमें से कोई नहसा देने पर तैयार न थे। राय साहब ने बहुत चाहा तक आपस में समझौता हो जाए और उनके चचेरे साले मायल गुजारा लेकर हट जाए। यहाँ तक वह उस टरियासत की आधी आमदनी छोड़ने पर तैयार थे, मगर सालों ने कसी तरह का समझौता स्वीकार न किया और केवल लाठी के जोर से टरियासत में तहसील वसूल शुरू कर दी। राय साहब को अदालत की शरण में जाने के नस्वा कोई मागत न रहा। मुकदमे में लाखों का खचत था, मगर टरियासत भी 20 लाख से कम की जायदाद न थी। वकीलों ने ननश्चय रूप से कह कद्या था तक आपकी शर्षत्या नडगरी होगी, ऐसा मौका कौन छोड़ सकता था। मुनक्कल यही थी कक यह तीनों काम एक साथ आ पड़े थे और उन्हें कसी तरह टाला न जा सकता था। कन्या की अवस्था 18 वर्ष की हो गई थी और केवल हाथ में रुपए न रहने के कारण अब तक उसका नवाह टलता जाता था। खचत का अनुमान 1 लाख का था। नजस के पास जाते वही बड़ा सा मुंह खोलता, मगर हाल में एक बड़ा अच्छा अवसर हाथ में आ गया था। कुंवर कदनवजय चसा की पत्नी यक्ष्मा की भेंट हो चुकी थी और कुंवर साहब अपने उजड़े घर को जल्द से जल्द बसा लेना चाहते थे। सौदा भी वारे से तय हो गया और कहीं नशकार हाथ से ननकल न जाए, इसलिए इसी लग्न में नवाह होना परमावश्यक था। कुंवर साहब दुवात्सनाओं के भंडार थे। शराब, गांजा, अफीम, मदक, चरस, ऐसा कोई नशा न था जो वह न करते हों, और अय्याशी तो रईस की शोभा ही है। वह रईस ही क्या जो अय्याश न हो। धन का उपभोग और क्या ही कैसे जाए, मगर इन सब दुगुदरों के होते हुए भी वह ऐसे प्रणत भावान थे कक अच्छे नवद्वान उनका लोहा मानते थे। संगीत, नाट्यकला, हस्तरेखा, ज्योतिष, योग, लाठी, कुकती, ननशानेबाजी आकत कलाओं में अपना जोड़ न रखते थे। इसके साथ ही बड़े दबंग और ननभीक थे। राष्ट्रीय आंदोलन में कदल खोलकर सहयोग देते थे। हाउ गुप्त रूप से अंधकाटरियों से यह बात नचपी न थी, फिर भी उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी और साल में 1-2 बार गवर्नर साहब भी उनके मेहमान हो जाते थे। और अभी अवस्था 30-32 से अंधक न थी और स्वास्थ्य तो ऐसा था कक अकेले एक बकरा खाकर हजम कर डालते थे। राय साहब ने समझा, नबल्ली के भागो छींका टटा। अभी कुंवर साहब षोडशी से ननवृत्त भी न हुए थे कक राय साहब ने बातचीत शुरू कर दी। कुंवर साहब के नले नवाह केवल अपना प्रभाव और शनि बढ़ाने का साधन था। राय साहब कौंसिल के मेंबर थे ही, यो भी प्रभावशाली थे। राष्ट्रीय संग्राम में अपने त्याग का परिचय देकर श्रेया के पात्र भी बन चुके थे। शादी तय होने में कोई बाधा न हो सकती थी और वह तय हो गई। रहा इलेक्शन, यह सोने की हुनस्या थी। नद से न उगलते बनता था न नंगल। अब तक वह 2 बार ननवादन चत हो चुके थे और दोनों ही बार उन पर 1-1 लाख की चपत पड़ी थी, मगर अब की एक राजा साहब उसी इलाके से खड़े हो गए थे और डंके की चोट ऐलान कर कद्या था कक चाहे हर एक वोटर को 1-1 हजार ही क्यों न देना पड़े, चाहे 50 लाख की टरियासत नमट्टी में नमल जाए, मगर राय अमरपाल चसा को कौंसिल में न जाने दूंगा।
और उन्हें अंधकारियों ने अपने सहायता का आश्वासन भी दे दिया था। राय साहब नवचारशील थे, चतुर थे, अपना न्याय समझते थे, मगर राजप्त थे और पोतरों के रईस थे। वह चुनौती पाकर मैदान से कैसे हट जायूं? यूं इनसे राजा सैयद प्रताप चसा ने आकर कहा होता, भाई साहब आप 2 बार कौंसल में जा चुके, अब की मुझे जाने दीजिए, तो शायद राय साहब ने उनका स्वागत किया होता। कौंसल का मोह अब उन्हें न था, लेकिन इस चुनौती के सामने ताल ठोकने के नस्वा और कोई राह ही न थी। एक मसलहत और भी थी। नमस्टर तंखा ने उन्हें नवश्वास कद्या था, कक आप खड़े हो जायो, पीछे राजा साहब से 1 लाख की थैली लेकर बैठ जाइएगा। उन्होंने यहाँ तक कहा था, कक राजा साहब बड़ी खुशी से 1 लाख दे देंगे, मेरी उनसे बातचीत हो चुकी है, पर अब माल महुआ। राजा साहब राय साहब को परास्त करने का गौरव नहीं छोड़ना चाहते और इसका मुख्य कारण था राय साहब की लड़की की शादी कुंवर साहब से ठीक होना। 2 प्रभावशाली घरानों का संयोग वह अपनी प्रतिष्ठा के नलय हानिकारक समझते थे। उधर राय साहब को ससुराली जायदाद न मिलने की भी आशा थी। राजा साहब के पहल में यह कांटा भी बुरी तरह खटक रहा था, कहीं वह जायदाद इन्हें न मिल गई और कान न राय साहब के पक्ष में था ही, तब तो राजा साहब का एक प्रणतवन भी खड़ा हो जाएगा। इसलिए उनका धमक था, कक राय साहब को कुचल डाले और उनकी प्रतिष्ठा धल में नमला दे। बेचारे राय साहब बड़े संकट में पड़ गए थे। उन्हें यह संदेह होने लगा था, कक केवल अपना मतलब निकालने के नले नमस्टर तंखा ने उन्हें धोखा कर दिया। यह खबर नमली थी, कक अब वह राजा साहब के पैरोकार हो गए हैं। यह राय साहब के घाव पर नमक था। उन्होंने कई बार तंखा को बुलाया था, मगर वह या तो घर पर नमलते ही न थे या आने का वादा करके भल जाते थे। आखिर खुद उनसे नमलने का इरादा करके वह उनके पास जा पहुँचे। संयोग से नमस्टर तंखा घर पर नमल गए, मगर राय साहब को परे घंटे भर उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। यह वही नमस्टर तंखा है जो राय साहब के द्वार पर एक बार रोज हांजरी कद्या करते थे, आज इतना नमजाज हो गया है। जले बैठे थे, जो ही नमस्टर तंखा सजेस जाए, मुंह में नसगार दबाए कमरे में आए और हाथ बढ़ाया कर राय साहब ने बमगोला छोड़ कद्या, मैं घंटे भर से यहाँ बैठा हुआ हूँ और आप नकलते अब ननकले हैं। मैं इसे अपने तौहीन समझता हूँ। नमस्टर तंखा ने एक सोये पर बैठकर नंचश्चत भाव से धुआं उड़ाते हुए कहा, मुझे इसका खेद है, मैं एक जरूरी काम में लगा था, आपको योन करके मुझसे समय ठीक कर लेना चाह रहे था। आग में घी पड़ गया, मगर राय साहब ने क्रोध को दबाया। वह लड़ने न आए थे, इस अपमान को पी जाने का ही अवसर था। बोले, हाँ यह गलती हुई, आजकल आपको बहुत कम यूं रसत रहती है शायद। जी हाँ, बहुत कम, वरना मैं अवकय आता। मैं उसी मामले के बारे में आपसे पूछने आया था। समझौते की तो कोई आशा नहीं मालूम होती। उधर तो जंग की तैयारियां बड़े जोरों से हो रही है। राजा साहब को तो आप जानते ही हैं, झक्कड़ आदमी है, परे सन की कोई न कोई धुन उन पर सवार रहती है। आजकल यही धुन है, कक राय साहब को नीचा कदखा कर रहेंगे, और उन्हें जब एक धुन सवार हो जाती है तो किरकक्सी की नहीं सुनते, चाहे ककतना ही नुकसान उठाना पड़े। कोई 40 लाख का बोझ नसर पर है, किर भी वही दमखम है, वही अलल्ले खचद है। पैसे को तो कुछ समझते ही नहीं। नौकरों का वेतन 6 महीने से बाकी पड़ा हुआ है, मगर हीरामहल बन रहा है। संगमरमर का तो इशद है, पच्चीकारी ऐसी हो रही है, कक आंखें नहीं ठहरती। ऐसरों के पास रोज दानल्याओं जाती रहती है। सुना है कोई अंग्रेज मैनेजर रखने वाले हैं। किर आपने कैसे कह कद्या था, कक आप कोई समझौता करा देंगे? मुझसे जो कुछ हो सकता था वह मैंने क्या
इसके नस्वा मैं और क्या कर सकता था। अगर कोई व्यनी अपने 2-4 लाख रुपए यूं साने ही पर तुला हुआ हो तो मेरा क्या बस। राय साहब अब क्रोध न संभाल सके, खासकर जब उन 2-4 लाख रुपए में से 10-20 हजार आपके हत्थे चढ़ने की भी आशा हो। नमस्टर तनख्वाह अब क्यों दबते, बोले राय साहब। साई न कहलवाइए, यहाँ न मैं सन्यासी हूँ न आप, हम सभी को छा कमाने ही नंकले हैं। आँव के अंधों और गाँव के परों की तलाश आपको भी उतनी ही है। न जतनी मुझको आपसे मैंने खड़े होने का प्रस्ताव किया, आप 1 लाख के लोभ से खड़े हो गए। अगर गोटी लाल हो जाती तो आज आप 1 लाख के स्वामी होते और नबना 1 पाई कजद नले कुंवर साहब से संबंध भी हो जाता और मुकदमा भी दायर हो जाता। मगर आपके दुर्भाग्य से वह चाल पट पड़ गई। जब आप ही ठाठ पर रह गए तो मुझे क्या न मिलता। आखिर मैंने झक मार कर उनकी पहुंच पकड़ी। कक्सी न कक्सी तरह यह वैतरणी तो पार करनी ही है। राय साहब को ऐसा आवेश आ रहा था कि इस दुष्ट को गोली मार दे। इसी बदमाश ने सब्ज बाग कथा कर उन्हें खड़ा ककिया और अब अपनी सियाई दे रहा है। पीठ में धल अभी नहीं लगने देता, लेकिन पटन स्थनत जबान बंद ककय हुए थी। तो अब आपके ककय को छा नहीं हो सकता, ऐसा ही समझे। मैं 50,000 पर भी समझौता करने को तैयार हूँ। राजा साहब कक्सी तरह न मानेंगे। 25,000 पर तो मान जाएंगे। कोई आशा नहीं, वह साई कह चुके हैं। वह कह चुके हैं या आप कह रहे हैं? आप मुझे झठा समझते हैं? राय साहब ने नवम्र स्वर में कहा, मैं आपको झठा नहीं समझता, लेकिन इतना जरूर समझता हूँ कि आप चाहते तो मामला हो जाता। तो आपका ख्याल है मैंने समझौता नहीं होने का दिया? नहीं, यह मेरा मतलब नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप चाहते तो काम हो जाता और मैं इस झमेले में न पड़ता। नमस्टर तनख्वाह ने घड़ी की तरी देखकर कहा, तो राय साहब अगर आप साई कहलाना चाहते हैं तो सुनने। अगर आपने 10,000 का चेक मेरे हाथ पर रख कर दिया होता तो आज ननश्चय 1 लाख के स्वामी होते। आप शायद चाहते होंगे जब आपको राजा साहब से रुपए न मिल जाते तो आप मुझे 1,000-2,000 दे देते तो मैं ऐसी कच्ची गोली नहीं खेलता। आप राजा साहब से रुपए लेकर नजोरी में रखते और मुझे औंठा कदखा देते। फिर मैं आपका क्या बना लेता बतलाइए? कहीं नानल शिटरियात भी तो नहीं कर सकता था। राय साहब ने आहत नेत्रों से देखा, आप मुझे इतना बेईमान समझते हैं? तनख्वाह ने कुर्सी से उठते हुए कहा, इसे बेईमानी कौन समझता है? आजकल यही चतुराई है, कैसे 10 सरों को उल्लू बनाया जा सके, यही सिल नीनत है और आप इसके आचार्य हैं। राय साहब ने मुट्ठी बाउंड कर कहा, मैं जी हाँ, आप पहले चुनाव में मैंने जीजान से आपकी पैरवी की। आपने बड़ी मुनक्कल से रोधो कर 500 रुपए कदे। 10 सरे चुनाव में आपने एक सड़ी सी टटी कार देकर अपना गला छुड़ाया। द का जला छाछ भी की ऊ का कर पीता है। वह कमरे से निकल गए और कार लाने का हुक्म कर दिया। राय साहब का खन्ना खोल रहा था। इस अंशष्टता की भी कोई हद है। 1-2 घंटे भर इंतजार कराया और अब इतनी बेमुरौवती से पेश आकर उन्हें जबरदस्ती घर से निकाल रहा है। अगर उन्हें नवश्वास होता कि वह नमस्टर तनख्वाह को पटकनी दे सकते हैं तो कभी न चकते, मगर तनख्वाह डीलडॉल में उनसे सवाए थे। जब नमस्टर तनख्वाह ने हानत बजाया तो वह भी आकर अपनी कार पर बैठे और सीधे नमस्टर खन्ना के पास पहुँचे। 9 बज रहे थे, मगर खन्ना साहब अभी मीठी नींद का आनंद ले रहे थे। वह 2 बजे रात के पहले कभी न सोते थे और 9 बजे तक सोना स्वाभाविक ही था। यहाँ भी राय साहब को आधा घंटा बैठना पड़ा, इसीलिए जब कोई
9:30 बजे नमस्टर खन्ना मुस्कुराते हुए ननकले तो राय साहब ने डाउट बताई। अच्छा, अब सरकार की नींद खुली है तो 9:30 बजे रुपए जमा कर नले हैं न, जब ही बेकिक्री है। मेरी तरह ताल्लुकेदार होते तो अब तक आप भी कक्सी द्वार पर खड़े होते, बैठे बैठे नसर में चक्कर आ जाता। नमस्टर खन्ना ने नसग्रेट के स उनकी तरी बढ़ाते हुए प्रसन्न मुख से कहा, रात सोने में बड़ी देर हो गई, इसवी कब्धर से आ रहे हैं। राय साहब ने थोड़े शब्दों में अपनी सारी कठिनाइयां बयान कर दी। कदल में खन्ना को गानलियाओं देते थे, जो उनका सहपाठी होकर भी सदैव उन्हें ठगने की किक्र क्या करता था, मगर मुंह पर उसकी खुशामद करते थे। खन्ना ने ऐसा भाव बनाया मानो उन्हें बड़ी चकता हो गई है। बोले, मेरी तो सलाह है आप इलेक्शन को गोली मारे और अपने सालों पर मुकदमा दायर कर दे। रही शादी, वह तो 3 कदम का तमाशा है, उसके पीछे जेरबार होना मुनासिब नहीं। कुंवर साहब मेरे दोस्तों में है, लेन देन का कोई सवाल न उठने पाएगा। राय साहब ने व्यंग करके कहा, आप यह भल जाते हैं नमस्टर खन्ना कक, मैं बैंकर नहीं ताल्लुकेदार हूँ। कुंवर साहब दहेज नहीं मांगते, उन्हें ईश्वर ने सब कुछ छा कर दिया है। लेकिन आप जानते हैं यह मेरी अकेली लड़की है और उसकी माँ मर चुकी है। वह आज चद्दा होती तो शायद सारा घर लुटा कर भी उसे संतोष न होता, तब शायद मैं उसे हाथ रोक कर खचत करने का आदेश देता। लेकिन अब तो मैं उसकी माँ भी हूँ और बाप भी हूँ। अगर मुझे अपने हृदय का ऋण ननकाल कर भी देना पड़े तो मैं खुशी से दे दूंगा। इस नवधुर जीवन में मैंने संतान प्रेम से ही अपनी आत्मा की प्यास बुझाई है। दोनों बच्चों के प्यार में ही अपने पत्नीव्रत का पालन किया है। मेरे नलय यह असंभव है तक इस शुभ अवसर पर अपने कदल के अरमान न ननकाल हूँ। मैं अपने मन को तो समझा सकता हूँ, पर नद से मैं पत्नी का आदेश समझता हूँ, उसे नहीं समझाया जा सकता। और इलेक्शन के मैदान से भागना भी मेरे नले संभव नहीं है। मैं जानता हूँ मैं हारूंगा। राजा साहब से मेरा कोई मुकाबला नहीं, लेकिन राजा साहब को इतना जरूर कदखा देना चाहता हूँ कक अमरपाल सा नमक चारा नहीं है। और मुकदमा दायर करना तो आप ही है, उसी पर तो सारा दारोमदार है। अब आप बतलाइए, आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? मेरे डायरेक्टरों का इस नवशय में जो हुक्म है वह आप जानते ही हैं, और राजा साहब भी हमारे डायरेक्टर हैं। यह भी आपको मालूम है। नपछला वसल करने के नले बार बार ताकीद हो रही है। कोई नया मामला तो शायद ही हो सके। राय साहब ने मुंह लटका कर कहा, आप तो मेरा डोंगा ही डुबाए देते हैं नमस्टर खन्ना। मेरे पास जो कुछ ननज का है वह आपका है, लेकिन बैंक के मामले में तो मुझे स्वामियों के आदेशों को मानना ही पड़ेगा। अगर यह जायदाद हाथ आ गई और मुझे इसकी परी आशा है तो पाई पाई अदा कर दूंगा। आप बतला सकते हैं इसलिए आप कतकने पानी में हैं? राय साहब ने नहचकते हुए कहा, 5 लाख समझे कुछ कम ही होंगे। खन्ना ने अनविश्वास के भाव से कहा, या तो आपको याद नहीं है या आप नच पा रहे हैं। राय साहब ने जोर देकर कहा, जी नहीं, मैं न भला हूँ और न नच पा रहा हूँ। मेरी जायदाद इसवी कम से कम 50 लाख की है और ससुराल की जायदाद भी इससे कम नहीं है। इतनी जायदाद पर 10 लाख का बोझ कुछ नहीं के बराबर है। लेकिन यह आप कैसे कह सकते हैं तक ससुराली जायदाद पर भी कजद नहीं है। जहाँ तक मुझे मालूम है वह जायदाद बेदाग है, और मुझे यह सचना नमली है कक उस जायदाद पर 10 लाख से कम का भार नहीं है। उस जायदाद पर तो अब कुछ नमलने से रहा, और आपकी जायदाद पर भी मेरे ख्याल में 10 लाख से कम देना नहीं है। और यह जायदाद अब 50 लाख की नहीं, मुनक्कल से 25 लाख की है। इस दशा में कोई बैंक आपको कजद नहीं दे सकता। यूँ
समझ लीजिए कि आप ज्वालामुखी के मुख पर खड़े हैं। एक हल्की सी ठोकर आपको पाताल में पहुंचा सकती है। आपको इस मौके पर बहुत संभल कर चलना चाहिए। राय साहब ने उनका हाथ अपनी तरी खींचकर कहा, यह सब मैं खबर समझता हूँ नमत्रवर, लेकिन जीवन की ट्रेजेडी और इसके नस्वा क्या है। तब आपकी आत्मा जो काम करना नहीं चाहती वही आपको करना पड़े। आपको इस मौके पर मेरे नले कम से कम 2 लाख का इंतजाम करना पड़ेगा। खन्ना ने लंबी सांस लेकर कहा, माई गॉड, 2 लाख असंभव, नबलकुल असंभव। मैं तुम्हारे द्वार पर सर पटक कर प्राण दे दूंगा। खन्ना, इतना समझ लो, मैंने तुम्हारे ही भरोसे यह सारे प्रोग्राम बांधे हैं। अगर तुमने ननराश कर दिया तो शायद मुझे जहर खा लेना पड़े। मैं सैयद प्रताप स के सामने घुटने नहीं टेक सकता। कन्या का नवा अभी 2-4 महीने टल सकता है। मुकदमा दायर करने के नलय अभी कायवी है, लेकिन यह इलेक्शन नसर पर आ गया है और मुझे सबसे बड़ी किक्र यही है। खन्ना ने चकित होकर कहा, तो आप इलेक्शन में 2 लाख लगा देंगे? इलेक्शन का सवाल नहीं है भाई, यह इज्जत का सवाल है। क्या आपकी राय में मेरी इज्जत 2 लाख की भी नहीं है? मेरी सारी रियासत नबक जाए, गम नहीं, मगर सैयद प्रताप चसा को मैं आसानी से नवजय न पाने दूंगा। खन्ना ने एक नमन तक धुआं निकालने के बाद कहा, बैंक की जो नस्तनत है वह मैंने आपके सामने रख दी। बैंक ने एक तरह से लेन देन का काम बंद कर दिया है। मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ खास टरायत की जाए, लेकिन बिजनेस इज बिजनेस। यहाँ आप जानते हैं मेरा कमीशन क्या रहेगा। मुझे आपके नलय खास तौर पर नसीहतर्श करनी पड़ेगी। राजा साहब का अन्य डायरेक्टरों पर ककतना प्रभाव है, यह भी आप जानते हैं। मुझे उनके नखलाई गुटबंदी करनी पड़ेगी। यूँ समझ लीजिए कि मेरी जिम्मेदारी पर ही मामला होगा। राय साहब का मुंह नगर गया। खन्ना उनके अंतरंग नमत्रों में थे, साथ के पड़े हुए, साथ के बैठने वाले, और वह उनसे कमीशन की आशा रखते हैं। इतनी बेमुरव्वती आनखर वह जो इतने कदनों से खन्ना की खुशामद करते आते हैं। वह ककस कदन के नलय बाग में इल ननकले शाक भाजी पैदा हो, सबसे पहले खन्ना के पास डाली भेजते हैं। कोई उत्सव हो, कोई जलसा हो, सबसे पहले खन्ना को नमंत्रण देते हैं। उसका यह जवाब है, उदास मन से बोले, आपकी जो इच्छा हो, लेकिन मैं आपको भाई समझता था। खन्ना ने कृतज्ञता के भाव से कहा, यह आपकी कृपा है। मैंने भी सदैव आपको अपना बड़ा भाई समझा है और अब भी समझता हूँ। कभी आपसे कोई पदार्थ नहीं रखा, लेकिन व्यापार एक दसराही क्षेत्र है। यहाँ कोई कक्सी का दोस्त नहीं, कोई कक्सी का भाई नहीं। न जिस तरह मैं भाई के नाते आपसे यह नहीं कह सकता कि मुझे 10 सरों से ज्यादा कमीशन दी जाए, उसी तरह आपको भी मेरे कमीशन में टरायत के नलय आग्रह न करना चाहिए। मैं आपको नवश्वास कदलाता हूँ कि मैं न जितनी टरायत आपके साथ कर सकता हूँ उतनी करूँगा। कल आप दफ्तर के भी आए और नलखाप भी कर लें। बस नबसनेस खत्म। आपने कुछ और सुना? मेहता साहब आजकल मालती पर बेतरा रीझे हुए हैं। सारी किलासी ननकल गई। कदन में 1-2 बार जरूर हांजरी दे आते हैं और शाम को अक्सर दोनों साथ साथ सैर करने ननकलते हैं। यह तो मेरी ही शान थी कि कभी मालती के द्वार पर सलामी करने न गया। शायद अब उसी की कसर ननकाल रही है। कहां तो यह हाल था कि जो कुछ है नमस्टर खन्ना है। कोई काम होता तो खन्ना के पास दौड़ी आती। जब रुपयों की जरूरत पड़ती तो खन्ना के नाम पुर्जा आती। और कहां अब मुझे देखकर मुंह ये रलेती है। मैंने खास उन्हीं के नले फांस से एक घड़ी मंगवाई थी, बड़े शौक से लेकर गया, मगर नहीं ली। खन्ना ने कृतज्ञता के भाव से कहा, यह आपकी कृपा है।
मैंने भी सदैव आपको अपना बड़ा भाई समझा है और अब भी समझता हूँ। कभी आपसे कोई पदार्थ नहीं रखा, लेकिन व्यापार एक दशहरा ही क्षेत्र है। यहाँ कोई कक्सी का दोस्त नहीं, कोई कक्सी का भाई नहीं। न जिस तरह मैं भाई के नाते आपसे यह नहीं कह सकता कि मुझे 10 सरों से ज्यादा कमीशन दीजिए, उसी तरह आपको भी मेरे कमीशन में तरायत के नलय आग्रह न करना चाहिए। मैं आपको नवश्वास कदलाता हूँ कब मैं न जितनी तरायत आपके साथ कर सकता हूँ उतनी करूँगा। कल आप दफ्तर के भी आए और नलखाप भी कर ले, बस नबसनेस खत्म। आपने कुछ और सुना? मेहता साहब आजकल मालती पर बेतरा रीझे हुए हैं। सारी किलासी ननकल गई। कदन में 1-2 बार जरूर हांजरी दे आते हैं और शाम को अक्सर दोनों साथ साथ सैर करने ननकलते हैं। यह तो मेरी ही शान थी कभी मालती के द्वार पर सलामी करने न गया। शायद अब उसी की कसर ननकाल रही है। कहां तो यह हाल था जो कुछ है नमस्टर खन्ना है। कोई काम होता तो खन्ना के पास दौड़ी आती, जब रुपयों की जरूरत पड़ती तो खन्ना के नाम पुर्जा आती। और कहां अब मुझे देखकर मुंह ये रलेती है। मैंने खास उन्हीं के नले फांस से एक घड़ी मंगवाई थी, बड़े शौक से लेकर गया मगर नहीं ली। अभी कल सेबों की डाली भेजी थी, काकमीर से मंगवाए थे, वापस कर दी। मुझे तो आश्चर्य होता है आदमी कैसे इतनी जल्द बदल जाता है, उनसे न मिल सकती है। इसकी मैंने कभी आशा ही नहीं की। मैं तो केवल उनके रूप का पुजारी था, साउप में नवश है यह जानते हुए भी हम उसे द नपलाते हैं। तोते से ज्यादा नंठुर जीव और कौन होगा, लेकिन केवल उसके रूप और वाणी पर मुग्ध होकर लोग उसे पालते हैं और सोने के चबजरे में रखते हैं। मेरे नलय भी मालती उसी तोते के समान थी। अफसोस यही है मैं पहले क्यों न चेत गया। इसके पीछे मैंने अपने हजारों रुपए बर्बाद कर कदे। भाई साहब जब उसका रूप का पहुंचा, मैंने तुरंत रुपए भेजे। मेरी कार आज भी उसकी सवारी में है। उसके पीछे मैंने अपना घर चौपट कर कद्या। भाई साहब हृदय में न जितना रस था, वह ऊसर की ओर इतने वेग से दौड़ा 10 सरी तरीका उद्यान नबल को ल सखा रह गया। बरसों हो गए, मैंने गोचवदी से कदल खोलकर बात भी नहीं की। उसकी सेवा और यह और त्याग से मुझे उसी तरह अरुनच हो गई थी, जैसे अजीनत के रोगी को मोहन भोग से हो जाती है। मालती मुझे उसी तरह नचाती थी, जैसे मदारी बंदर को नचाता है, और मैं खुशी से नाचता था। वह मेरा अपमान करती थी और मैं खुशी से हूँसता था। वह मुझ पर शासन करती थी और मैं नसर झुकाता था। उसने मुझे कभी मुंह नहीं लगाया, यह मैं स्वीकार करता हूँ। उसने मुझे कभी प्रोत्साहन नहीं किया, यह भी सत्य है। फिर भी मैं पतंगे की भावनत उसके मुखदीप पर प्राण देता था, और अब वह मुझसे नशिष्टाचार का व्यवहार भी नहीं कर सकती। लेकिन भाई साहब मैं कह देता हूँ खन्ना चुप बैठने वाला आदमी नहीं है। उसके पुर्जे मेरे पास सुरक्षित है। मैं उससे एक पाई वस लकर लऊंगा, और डॉक्टर मेहता को तो मैं लखनऊ से ननकाल कर दम लऊंगा। उनका रहना यहाँ असंभव कर दूंगा। उसी विहानत की आवाज आई और एक क्षण में नमस्टर मेहता आकर खड़े हो गए। गोरा नचट्टा रंग, स्वास्थ्य की लानलमा गालों पर चमकती हुई नीची अचकन, चड़ीदार पाजामा, सुनहरी ऐनक सौम्यता के देवता से लगते थे। खन्ना ने उठकर हाथ नमलाया। आइए नमस्टर मेहता, आप ही का नजत्र हो रहा था। मेहता ने दोनों सज्जनों से हाथ नमला कर कहा, बड़ी अच्छी साइट में घर से चला था आप दोनों सांबों से एक ही जगह भेंट हो गई। आपने शायद पत्रों में देखा होगा, यहाँ मनहलाओं के नले व्यायामशाला का आयोजन हो रहा है। नमस मालती उस कमेटी की सभानेत्री है। अनुमान किया गया है शाला में 2 लाख रुपए लगेंगे। नगर में उसकी कितनी जरूरत है,
यह आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। मैं चाहता हूँ आप दोनों साहबों का नाम सबसे ऊपर हो। नमस मालती खुद आने वाली थी, पर आज उनके यादर की तनबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए न आ सकी। उन्होंने चंदे की सच्ची राय साहब के हाथ में रख दी। पहला नाम राजा सैयद प्रताप चसा का था। नजस के सामने 5,000 रुपए की रकम थी। उसके बाद कुंवर कदनवजय चसा के 3,000 रुपए थे। इसके बाद कई रकमें इतनी या इससे कुछ कम थी। मालती ने 500 रुपए कदे थे और डॉक्टर मेहता ने 1,000 रुपए। राय साहब ने अप्रंतब होकर कहा, कोई 40,000 तो आप लोगों ने इटकार न ले। मेहता ने गवत से कहा, यह सब आप लोगों की दया है और यह केवल 3 घंटों का पटरश्रम है। राजा सैयद प्रताप चसा ने शायद ही कक्सी सावजनक कायद में भाग न लिया हो, पर आज तो उन्होंने बेखसुने चैक नलक कद्या। देश में जागृत है, जनता कक्सी भी शुभ काम में सहयोग देने को तैयार है। केवल उसे नवश्वास होना चाहिए कब उसके दान का सद्व्यय होगा। आपसे तो मुझे बड़ी आशा है। नमस्टर खन्ना। खन्ना ने उपेक्षा भाव से कहा, मैं ऐसे इजला के कामों में नहीं पड़ता। न जाने आप लोग पनच्छम की गुलामी में कहाँ तक जाएंगे। यूं ही मनहलाओं को घर से अरुनच हो रही है। व्यायाम की धुन सवार हो गई तो वह कहीं की न रहेंगी। जो औरत घर का काम करती है उसके लिए कक्सी व्यायाम की जरूरत नहीं, और जो घर का कोई काम नहीं करती और केवल भोगन विलास में रत है, उसके व्यायाम के नलय चंदा देना मैं अधमत समझता हूँ। मेहता जरा भी नन्रुत्साह न हुए। ऐसी दशा में मैं आपसे कुछ मांगूंगा भी नहीं। नजस आयोजन में हमें नवश्वास न हो, उसमें कक्सी तरह की मदद देना वास्तव में अधमत है। आप तो नमस्टर खन्ना से सहमत नहीं है राय साहब। राय साहब गहरी चर्चा में दबे हुए थे। सैयद प्रताप के 5,000 उन्हें हतोत्साह कके डालते थे। चौंक कर बोले, आपने मुझसे कुछ कहा? मैंने कहा, आप तो इस आयोजन में सहयोग देना अधमत नहीं समझते। नजस काम में आप शरीक हैं, वह धमत है या अधमत इसकी मैं परवाह नहीं करता। मैं चाहता हूँ आप खुद नवचार करें, और अगर आप इस आयोजन को समाज के नले उपयोगी समझें तो उसमें सहयोग दें। नमस्टर खन्ना की नीयत मुझे बहुत पसंद आई। खन्ना बोले, मैं तो साई कहता हूँ और इसीलिए बदनाम हूँ। राय साहब ने दुग्धल मुस्कान के साथ कहा, मुझमें तो नवचार करने की शनि ही नहीं, सज्जनों के पीछे चलना ही मैं अपना धमत समझता हूँ। तो नलंक है कोई अच्छी रकम, जो कन्है वह नलख दऊ, जो आपकी इच्छा। आप जो कन्है वह नलख दऊ, तो 2,000 से कम क्या नलंखेगा? राय साहब ने आहत स्वर में कहा, आपकी नंदा में मेरी यही हैसियत है। उन्होंने कलम उठाया और अपना नाम नलक कर उसके सामने 5,000 नलक कदे। मेहता ने सच्ची उनके हाथ से ले ली, मगर उन्हें उतनी ग्लानन हुई कक राय साहब को धन्यवाद देना भी भल गए। राय साहब को चंदे की सच्ची कत्खा कर उन्होंने बड़ा अंथत कक्या। यह शला उन्हें व्यंथत करने लगा। नमस्टर खन्ना ने राय साहब को दया और उपहास की दृष्टि से देखा, मानो कह रहे हो, ककत में बड़े गधे हो तुम। सहसा मेहता राय साहब के गले नलपट गए और उन्मुई कंठ से बोले, 3 cheers फॉर राय साहिब, हिप हिप हुर्रा। खन्ना ने नखनसा कर कहा, यह लोग राजा महाराजे ठहरे, यह इन कामों में दान न दे तो कौन दे? मेहता बोले, मैं तो आपको राजाओं का राजा समझता हूँ। आप उन पर शासन करते हैं, उनकी चोटी आपके हाथ में है। राय साहब प्रसन्न हो गए। यह आपने बड़े माके की बात कही मेहता जी। हम नाम के राजा हैं, असली राजा तो हमारे बैंकर हैं। मेहता ने खन्ना की खुशामद का पहल अनख्तियार का, क्या मुझे आपसे कोई नशिकायत नहीं है खन्ना जी? आप अभी इस काम में नहीं शरीक होना चाहते, न सही, लेकिन कभी न कभी जरूर आएंगे, लक्ष्मीपंतियों की बदौलत ही।
हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती है। राष्ट्रीय आंदोलन को 2-3 साल तक ककस ने इतनी धमाधम से चलाया। इतनी धर्मशाले और पाठशाले कौन बनवा रहा है? आज संसार का शासन स्त्र बैंकरों के हाथ में है, सरकारें उनके हाथ का नखलौना है। मैं भी आपसे ननराश नहीं हूँ। जो व्यनी राष्ट्र के नले जेल जा सकता है, उसके नले 2-4 हजार खचत कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने तय किया है, इस शाला का बुनियादी पत्थर गोचवदी देवी के हाथों रखा जाए। हम दोनों शीघ्र ही गवर्नर साहब से भी नमलेंगे और मुझे नवश्वास है हमें उनकी सहायता नमल जाएगी। लेडी नवलसन को मनहला आंदोलन से ककतना प्रेम है, आप जानते ही हैं। राजा साहब की और अन्य सज्जनों की भी राय थी कक लेडी नवलसन से ही बुनियाद रखवाई जाए, लेकिन अंत में यह निश्चय हुआ कक यह शुभ कायक कक्सी अपनी बहन के हाथों होना चान है। आप कम से कम उस अवसर पर आएंगे तो जरूर। खन्ना ने उपहास का क्या हाउ, जब लाडद नवलसन आएंगे तो मेरा पहुंचना जरूरी ही है। इस तरह आप बहुत से रईसों को याउंस लेंगे। आप लोगों को लटके ख बस सजते हैं और हमारे रईस हैं भी इस लायक, उन्हें उल्ल बनाकर ही उड़ा जा सकता है। जब धन जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो अपने नले ननकास का मागत खोजता है। यो ना ननकल पाएगा तो जुए में जाएगा, घुड़दौड़ में जाएगा, इन पत्थर में जाएगा या अयाशी में जाएगा। 11 का अमल था। खन्ना साहब के दफ्तर का समय आ गया। मेहता चले गए। राय साहब भी उठे कब खन्ना ने उनका हाथ पकड़ बैठा। नलिया नहीं, आप जरा बैठे, आप देख रहे हैं मेहता ने मुझे इस बुरी तरह ही ऊका है कर ननकलने को कोई रास्ता ही नहीं रहा। गोचवदी से बुनियाद का पत्थर रखवाएंगे, ऐसी दशा में मेरा अलग रहना हास्यास्पद है या नहीं? गोचवदी कैसे राजी हो गई, मेरी समझ में नहीं आता और मालती ने कैसे उसे सहन कर न लिया, यह समझना और भी कठिन है। आपका क्या ख्याल है, इसमें कोई रहस्य है या नहीं? राय साहब ने आत्मीयता जताई। ऐसे मामले में स्त्री को हमेशा पुरुष से सलाह ले लेनी चान है। खन्ना ने राय साहब को धन्यवाद की आंखों से देखा। इन्हीं बातों पर गोचवदी से मेरा जी जलता है और उस पर मुझे को लोग बुरा कहते हैं। आप ही सोचिए, मुझे इन झगड़ों से क्या मतलब? इनमें तो वह पड़े नजस के पास इयालत रुपए हो, इयालत समय हो और नाम की हवस हो, होना यही है। कब 2-4 महाशय सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी और प्रधान और उप प्रधान बनकर ऐसरों को दावतें देंगे, उनके कृपा पात्र बनेंगे और यह ननवर्षष्टि की छोकतरियों को जमा करके नभार करेंगे। व्यायाम तो केवल कदखाने के दाऊद है। ऐसी संस्था में हमेशा यही होता है और यही होगा और उल्ल बनेंगे हम और हमारे भाई जो धनी कहलाते हैं। और यह सब गोचवदी के कारण। वह एक बार को रस्सी से उठे, गिर बैठ गए। गोचवदी के प्रनत उनका क्रोध प्रचंड होता जाता था। उन्होंने दोनों हाथ से नसर को संभाल कर कहा, मैं नहीं समझता मुझे क्या करना चान है। राय साहब ने ठकुर रसोहाती की कुछ नहीं, आप गोचवदी देवी से साई कह दे, तुम मेहता को इनकारी खत नलक दो। छुट्टी हुई, मैं तो लॉकडाउन में यूं स गया, आप क्यों यूं से? खन्ना ने एक क्षण इस प्रस्ताव पर नवचार करके कहा, लेकिन सोचे ककतना मुनक्कल काम है। लेडी नवलसन से नजत्र आ चुका होगा, सारे शहर में खबर ये लग गई होगी और शायद आज पत्रों में भी ननकल जाए। यह सब मालती की शरारत है, उसी ने मुझे नजज करने का यह ढंग ननकाला है। हाउ मान म तो यही होता है, वह मुझे जलील करना चाहती है। आप नशलान्यास के कदम बाहर चले जाइएगा। मुनक्कल है राय साहब, कहीं मुंह कदखाने की जगह न रहेगी। उस कदम तो मुझे हैजा भी हो जाए तो वहाँ जाना पड़ेगा। राय साहब आशा बांधे हुए कल आने का वादा करके जो ही ननकले कक खन्ना ने अंदर जाकर गोचवदी को आड़े
हाथों नलिया, तुमने इस व्यायामशाला की नींव रखना क्यों स्वीकार कर गया? गोचवदी कैसे कहे कक यह सम्मान पाकर वह मन में कक्तनी प्रसन्न हो रही थी। उस अवसर के नलय ककत ने मनोयोग से अपना भाषण नलख रही थी और कक्तनी ओजभरी कन्वता रची थी। उसने कदल में समझा था यह प्रस्ताव स्वीकार करके वह खन्ना को प्रसन्न कर देगी। उसका सम्मान तो उसके पनत का ही सम्मान है, खन्ना को इसमें कोई आपत्ति हो सकती है, इसकी उसने कल्पना भी न की थी। इधर कई कदम से पनत को पूछा सदै देख कर उसका मन बढ़ने लगा था। वह अपने भाषण से और अपनी कन्वता से लोगों को मुग्ध कर देने का स्वप्न देख रही थी। यह प्रश्न सुना और खन्ना की मुद्रा देखी तो उसकी छाती धक धक करने लगी। अपराधी की भावनत बोली, डॉक्टर मेहता ने आग्रह किया तो मैंने स्वीकार कर न लिया। डॉक्टर मेहता तुम्हें को एयू में नगरने को कहें तो शायद इतनी खुशी से न तैयार होगी। गोचवदी की जबान बंद। तुम्हें जब ईश्वर ने बुनी नहीं दी तो क्यों मुझसे नहीं पछा न लिया? मेहता और मालती दोनों यह चाल चलकर मुझसे 2-4 हजार ऐंठने की किक्र में है और मैंने ठान न लिया है कब कौड़ी भी न दूंगा। तुम आज ही मेहता को इनकारी खत नलख दो। गोचवदी ने एक क्षण सोचकर कहा, तो तुम ही नलख दो ना। मैं क्यों नलख हूँ? बात की तुमने, नलख हूँ मैं। डॉक्टर साहब कारण पूछेंगे तो क्या बताऊंगी? बताना अपना नसर और क्या। मैं इस व्यभिचारशाला को एक ढेला भी नहीं देना चाहता। तो तुम्हें देने को कौन कहता है? खन्ना ने होंठ चबा कर कहा, कैसी बेसमझू की सी बातें करती हो तुम। वहाँ नींव रखोगी और कुछ दोगी नहीं तो संसार क्या कहेगा? गोचवदी ने जैसे संगीन की नोक पर कहा, अच्छी बात है, नलख दूंगी। आज ही नलखना होगा। कहा तो कद्या नलख होंगी। खन्ना बाहर आए और डाक देखने लगे। उन्हें दफ्तर जाने में देर हो जाती थी तो चपरासी घर पर ही डाक दे जाता था। शक्कर तेज हो गई। खन्ना का चेहरा नखल उठा। दसरी नचट्टी खोली। ऊख की दर नन्यत करने के नले जो कमेटी बैठी थी उसने तय कर कद्या कक ऐसा नियंत्रण नहीं किया जा सकता। धत तेरी की, वह पहले यही बात कर रहे थे पर इस अनग्नहोत्री ने गुल मचाकर जबरदस्ती कमेटी बैठाई। आंखर बचा के मुंह पर थप्पड़ लगा। यह नमल वालों और कक्सानों के बीच का मामला है, सरकार इसमें दखल देने वाली कौन? सहसा नमस मालती कार से उतरी। कमल की भावनत नखली, दीपक की भावनत दमकती सी रति और उल्लास की। प्रणतमासी नक्षंक ननदवान्व मानो उसे नवश्वास है कक संसार में उसके नलय आदर और सुख का द्वार खुला हुआ है। खन्ना ने बरामदे में आकर अनुभवादन किया। मालती ने पछा, क्या यहाँ मेहता आए थे? हाँ आए तो थे। कुछ कहाँ जा रहे हैं? यह तो कुछ नहीं कहा। जाने कहाँ डुबकी लगा गए। मैं चारों तरी घम आई। आपने व्यायामशाला के नलय ककत ना कया? खन्ना ने अपराधी स्वर में कहा, मैंने अभी इस मामले को समझा ही नहीं। मालती ने बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें तरेरा, मानो सोच रही हो कब उन पर दया करे या रोष। इसमें समझने की क्या बात थी, और समझ लेते आगे पीछे। इस भी तो कुछ देने की बात थी। मैंने मेहता को ठेल कर यहाँ भेजा था। बेचारे डर रहे थे कब आप न जाने क्या जवाब दें। आपकी इस कंस सी का क्या इल होगा? आप जानते हैं यहाँ के व्यापारी समाज से कुछ न नमलेगा। आपने शायद मुझे अपमानित करने का निश्चय कर नलिया है। सबकी सलाह थी कक लेडी नवलसन बुनियाद रखें। मैंने गोचवदी देवी का पक्ष न लिया और लड़कर सबको राजी किया और अब आप इमानते हैं। आपने इस मामले को समझा ही नहीं। आप बैंक की गुणवत्ताओं समझते हैं, पर इतनी मोटी बात आपकी समझ में न आई। इसका अथद इसके नस्वा और कुछ नहीं है। कब तुम मुझे लज्जित करना चाहते हो, अच्छी बात है, यही सही।
मालती का मुख लाल हो गया। खन्ना घबराए, हेकड़ी जाती रही, पर इसके साथ ही उन्हें यह भी मालूम हुआ कि अगर वह कांटों में यूं स गए हैं, तो मालती दलदल में यूं स गई है। अगर उनकी थैलियों पर संकट आ पड़ा है तो मालती की प्रतिष्ठा पर संकट आ पड़ा है, जो थैलियों से ज्यादा मूल्यवान है। तब उनका मन मालती की दुर्वस्था का आनंद क्यों न उठाए। उन्होंने मालती को अर्दब में डाल कर दिया था, और यद्यनप वह उसे रुष्ट कर देने का साहस खो चुके थे, पर दो चार खरी बातें कह सुनाने का अवसर पाकर छोड़ना न चाहते थे। यह भी कत्था देना चाहते थे कि मैं नन्रा भोंद नहीं हूँ। उसका रास्ता रोक कर बोले, तुम मुझ पर इतनी कृपालु हो गई हो किस पर मुझे आश्चर्य हो रहा है मालती। मालती ने भवे नस्कोर कर कहा, मैं इसका आशय नहीं समझी। क्या अब मेरे साथ तुम्हारा वही बतादव है जो कुछ कदम पहले था? मैं तो उसमें कोई अंतर नहीं देखती, लेकिन मैं तो आकाश पाताल का अंतर देखता हूँ। अच्छा मान लो तुम्हारा अनुमान ठीक है, तो फिर मैं तुमसे एक शुभकायद में सहायता मांगने आई हूँ। अपने व्यवहार की परीक्षा देने नहीं आई हूँ, और अगर तुम समझते हो कुछ चंदा देकर तुम यश और धन्यवाद के नस्वा और कुछ पा सकते हो, तो तुम भ्रम में हो। खन्ना परास्त हो गए। वह एक ऐसे संतरे कोने में यूं स गए थे जहाँ इधर उधर नहलने का भी स्थान न था। क्या वह उससे यह कहने का साहस रखते हैं, कब मैंने अब तक तुम्हारे ऊपर हजारों रुपए लुटा कर दे, क्या उसका यही पुरस्कार है? लज्जा से उनका मुंह छोटा सा ननकल आया, जैसे नस्कुड़ गया हो। झेंपते हुए बोले, मेरा आशय यह न था मालती, तुम नबल को गलत समझी। मालती ने पटरहास के स्वर में कहा, खुदा करे मैंने गलत समझा हो, क्योंकि अगर मैं उसे सच समझ लूंगी तो तुम्हारे साये से भी भागूंगी। मैं रूपवती हूँ, तुम भी मेरे अनेक चाहने वालों में से एक हो। वह मेरी कृपा थी का जहाँ मैं औरों के उपहार लौटा देती थी, तुम्हारी सामान्य से सामान्य चीजें भी धन्यवाद के साथ स्वीकार कर लेती थी, और जरूरत पड़ने पर तुमसे रुपए भी मांग लेती थी। अगर तुमने अपने धनोन्माद में इसका कोई 10 सरा अथद ननकाल न लिया, तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगी। यह पुरुष प्रकृति नत है, अपवाद नहीं, मगर यह समझ लो कक धन ने आज तक कक्सी नारी के हृदय पर नवजय नहीं पाई, और न कभी पाएगा। खन्ना एक एक शब्द पर मानो गजगज भर नीचे धूंसते जाते थे। अब और ज्यादा चोट सहने का उनमें जीवट न था। लज्जित होकर बोले, मालती तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ, अब और जलील न करो, और न सही तो नमत्र भाव तो बना रहने दो। यह कहते हुए उन्होंने दराज से चेकबुक ननकाली और 1000 नलक कर डरते डरते मालती की तरी बढ़ाया। मालती ने चेक लेकर नंददय व्यंग, क्या यह मेरे व्यवहार का मूल्य है या व्यायामशाला का चंदा? खन्ना सजल आंखों से बोले, अब मेरी जान बख्शो मालती, क्यों मेरे मुंह में कानलक पोत रही हो? मालती ने जोर से कहा, मारा देखो, डाउट बताई, और 1000 रुपए भी वस लग गए। अब तो तुम कभी ऐसी शरारत न करोगे? कभी नहीं, जीते जी कभी नहीं। कान पकड़ो। कान पकड़ता हूँ, मगर अब तुम दया करके जाओ और मुझे एकांत में बैठकर सोचने और रोने दो। तुमने आज मेरे जीवन का सारा आनंद। मालती और जोर से हूसी, देखो तुम मेरा बहुत अपमान कर रहे हो, और तुम जानते हो रूप अपमान नहीं सह सकता। मैंने तो तुम्हारे साथ भलाई की और तुम उसे बुराई समझ रहे हो। खन्ना नवद्रोहरी आंखों से देखकर बोले, तुमने मेरे साथ भलाई की है या उल्टी छुरी से मेरा गला रेता है? क्यों? मैं तुम्हें लट कर अपना घर भर रही थी, तुम उस लट से बच गए। क्यों घाव पर नमक न छिड़क रही हो मालती? मैं भी आदमी हूँ। मालती ने इस तरह खन्ना की ओर देखा, मानो निश्चय करना चाहती थी कि वह आदमी है या नहीं। अभी तो मुझे इसका कोई लक्षण नहीं दिखाई देता।
तुम नबल को ल पहेली हो, आज यह सानबत हो गया। हाउ, तुम्हारे नलय पहेली हूँ और पहेली रहूंगी। यह कहती हुई वह पक्षी की भावनत इव रथ से उड़ गई और खन्ना नसर पर हाथ रख कर सोचने लगे, यह लीला है या इसका सच्चा रूप। So thank you for watching. See you in next part.